राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चुनाव से पहले ही वादों को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से कैंपेन लॉन्च कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर चुनावी वादे को पूरा न करने के आरोप लगा रही है। 15 सवालों के साथ कांग्रेस ने इस कैंपेन की शुरुआत की है, जो कि 20 अगस्त तक चलेगा, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल पूछे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस के इस कैंपेन पर करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुड्डा पहले अपने कार्यकाल का हाल भी याद कर लें। और इसके लिए हम जो चार्जशीट, जो उनकी विफलता के जो 10 साल रहे हैं, उनको उजागर करने का काम इस चार्जशीट के माध्यम से हम करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी दर है। यह CMIE के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी, ये केंद्र सरकार ने भी माना है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में ही लगभग 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। पुलिस विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवा में लगभग 20,000 पद खाली हैं। 30 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक व घोटाले हुए। बेरोजगारी के चलते हरियाणा से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। घर व जमीन बेचकर डंकी रूट से युवा विदेशों में जाने को। हरियाणा मांगे हिसाब, पहले भी कार्यक्रम चले, हमारे अलग अलग चले, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब की। 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेंगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद हैं। एक तो इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा उनके विचार जानने के लिए, भाई क्या उनकी हमारी है कांग्रेस पार्टी से जो हम मैनिफेस्टो। तीसरा जो संकल्प लिए हैं हमने, जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, वो भी घर घर तक पहुंचाएं। बिल्कुल हम हिसाब दे रहे हैं हुड्डा साहब को। कांग्रेस के नेता, बापू बेटी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 10 वर्षों में हमने क्या काम किया है, उस सब तो मैं बताना भी चाहूंगा। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्यान होगा, आपके ही प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहाँ वो स्वयं मुख्यमंत्री था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, मेरे ख्याल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। ये इनकी सरकार में हालात थी, इसको कोई नहीं भूल लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये भी मालूम होगा, जो हिसाब मांग रहा है, चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था, 10-12 घंटे लगते थे। आज चंडीगढ़ से नारनौल जाते हैं, शायद भूपेंद्र हुड्डा भी चलता है उसके ऊपर नू, उसको दिखता होगा वो रोड। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना है, मात्र 2.5-3 घंटे में नारनौल पहुंच।
तो कुल मिलाकर के इस समय प्रदेश में चुनावी बयार आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से बह रही है, और ऐसे में जितने नजदीक के चुनाव की जो समय है वो आते जाएगा, उसी तरह से आप देखेंगे कि पार्टियां अपने अपने स्तर पर यह प्रयास करेंगी कि जो मौजूदा सरकार है उसकी खामियों को उजागर करें, और सरकार ये कोशिश करेगी या वो पार्टी जो कि सत्ता में है वो ये बताने की कि वो किस तरह से इन विषयों पर काम कर रही है। और वैसा ही उस समय कुछ प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल इसका असर क्या होगा, इसके मायने क्या है, जिसको समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। केवल ढींगरा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपने भी जाहिर है कि वो सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कांग्रेस की तरफ से आज बड़ी डिटेल में की गई, और जनता मांगे हिसाब कि भाई 10 साल आप लोग शासन कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे रखे, कुछ बड़ी बड़ी बातें जो वो कह रहे थे बेरोजगारी को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नशे को लेकर के, खाली पड़े हुए पदों को लेकर के, इन सब का हिसाब अब जनता आपसे मांग रही है। और ये कैंपेन बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसका क्या काउंटर है नेहरा जी? देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर स्थिति और परिस्थिति क्या है आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज सोनीपत के जो मेयर हैं, आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में सोनीपत के मेयर आज शामिल हुए हैं, उस तरह से आज पता चलता है आयुष जी कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव से पहले भगदड़ का माहौल है। सब नेता पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसके साथ साथ जिस तरह से आज अनाप शनाप घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करते हैं, उनको पता है कि आने वाले चुनाव में भी हार मिलेगी, इसलिए जो भी घोषणा मतलब दूर दूर तक उसका कोई ऐसा मानना नहीं है कांग्रेस पार्टी का भी उसको पूरा किया जा सके, ऐसी घोषणा ये करते हैं। तो उनकी घोषणाओं के ऊपर खुद उनकी कुमारी शैलजा और जो बाकी रणदीप सुरजेवाला जी खुद सवाल उठाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ये भी घोषित नहीं कर सकती, इतनी डरी हुई है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब पंचकुला आए थे, उन्होंने सबके सामने ये घोषणा की कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के चेहरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मैं कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करना चाहूंगा अपने टर्म में, वो बताएं क्या उनमें दम है कि वो अपने मुख्यमंत्री चेहरे को घोषित करके चुनाव लड़ सके। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं हम 6,000 रुपए पेंशन करेंगे। तो मेरा एक सवाल है आयुष जी, 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 10 साल, उस समय मात्र 500 रुपए पेंशन इन्होंने बढ़ाई थी, 500 रुपए से 1,000 रुपए की थी, तब 6,000 रुपए क्यों नहीं की? ये कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे। जब कांग्रेस का शासनकाल था, बॉलीवुड को गाना बनाना पड़ा था, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई के ऊपर फिल्म बनती थी, गाने बनते थे, इतनी भयंकर महंगाई थी। जिन मुद्दों को लेके चलते हैं उन मुद्दों पे मैं बात करता हूं। ये कहते हैं पुरानी पेंशन योजना को हम फिर से लागू करेंगे। तो मेरा सवाल है कि पुरानी पेंशन योजना को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बंद किया था, तो क्या पहले उसके लिए वो माफी मांगने का काम करेंगे? रोजगार का विषय जो उठाने का वो काम करते हैं, तो जिन अयोग्य लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, कोर्ट से अनेक उनकी भर्तियां रद्द हुई और पर्ची खर्ची चलती थी, भ्रष्टाचार चलता था, भाई भतीजावाद चलता था, अपने अपने लोगों को नौकरी देने का काम होता था, क्या वो भ्रष्टाचार वाला नौकरी वाला सिस्टम वो फिर से शुरू करेंगे? इसके साथ साथ चाहे भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपने और अपने परिवार के अलावा आयुष जी कोई दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, समाज के हर वर्ग को सम्मान देती है, सबको साथ लेकर के चलती है। और भारतीय जनता पार्टी में ये पहले से तय नहीं होता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, जो आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा के हमारे साथी हैं, मंत्री हैं, सब लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और आज इतने समय के बाद भी 15 साल के बाद भी कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई संगठन नहीं है, जबकि इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष ने और ये यहाँ जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं,
ये खुद घोषणा करते थे जब उदय भान जी बने थे कि 1 महीने में संगठन बन जाएगा। इससे पहले कुमारी शैलजा जी के समय में कहते थे 1 महीने में बन जाएगा। ठीक है, उससे पहले अशोक गहलोत जी के समय में कहते थे। बात यह है कि ठीक है, चलिए आपने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी के समय में ये सारी चीजें या परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, लेकिन हिसाब आपको इसलिए देना होगा क्योंकि जाहिर है कि अगर उन्होंने इतना बेहतर किया होता तो आप सत्ता में होते नहीं। वो तो जनता ने उनका हिसाब कर दिया, अब आप उनसे हिसाब क्या मांग रहे हैं। लेकिन अपनी कमियों से भी तो लोग सीखते हैं कि भाई जो नहीं कर पाए इस बार सत्ता में आएंगे तो वो करेंगे, और उसका वो वादा भी कर रहे हैं और इसलिए वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं। अगर वो जिन बातों को कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी पर बात करिए, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, अगर वो कह रहे हैं कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश के अंदर, आपने उसको कम करने की बात कही थी, उसके लिए आपने क्या किया, जो पद खाली पड़े हुए हैं उसको आप क्यों नहीं भर पाए, तो ये प्रश्न तो पूछना बड़ा लाजमी है और ये प्रदेश की जनता भी आपसे पूछेगी। वही बात कांग्रेस भी कह रही है। अब उन पर ठीकरा फोड़ने से चलेगा नहीं काम नेहरा साहब, क्योंकि 10 साल से आप हैं सत्ता में। आयुष जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि हमने जो काम किया है वो जनता के सामने है। हमने लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरी, योग्यता, ईमानदारी और काबिलियत से सरकारी नौकरी हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को देने का काम किया है। आज 5700 गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली हमारी सरकार ने देने का काम किया है। किसान के लिए 6000 रुपए प्रतिवर्ष पीएम सम्मान निधि हमने देने का काम किया है। गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा हो, चाहे गरीब लोगों को मकान देने का मामला हो, और चाहे हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हमारी सरकार ने क्रम शुरू किया है। लगभग 182 से ज्यादा महिला महाविद्यालय से लेकर के महाविद्यालय हमारी सरकार ने खोलने का काम किया है। चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। आयुष जी, हर विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ये गांव गरीब और किसान की सरकार है। गांव गरीब किसान की बात करें, मेरा एक प्रश्न है, उसके बाद फिर मैं ढींगरा जी का रुख कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 10 सीटें आपकी थी, आप तो 5 पर आ गए, तो नुकसान तो आपको हुआ। कांग्रेस 0 से 5 पर चली गई, वो ये कह रही है कि हमारे साथ जनता खड़ी हो रही है, और अब विधानसभा में भी वही रिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका क्या काउंटर? और अगर आप बेहतर कर रहे थे तो फिर 10 के 10 कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? आयुष जी, देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर मैं तथ्यों आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा। 46.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 43% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, 3,17,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है हर पार्टी से। करनाल के अंदर विधानसभा उपचुनाव हमने जीता है, और अब राज्यसभा की जो सीट है उसके लिए कांग्रेस ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, वो चुनाव हार चुके हैं, वो सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। तो एक तरह से 7 सीट हमने जीती हैं। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक विषय, देखिए, आप सबको पता है कि किस तरह से 400 सीट नाम पे इन्होंने जो भ्रम फैलाया जनता के अंदर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तरह तरह के झूठ इन्होंने जो किया, जरूर उसको करने में ये कामयाब रहे, झूठ फैलाने में। और जो भी हमारे वर्ग हैं उनके बीच में जो इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया, उसके ऊपर आपने पता है कि केंद्र में इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। इनके आईटी सेल के जो प्रमुख है, मीडिया जो प्रमुख है, उनको गिरफ्तार भी किया गया कि किस तरह से माननीय अमित शाह जी के वीडियो को एडिटिंग करके इन्होंने फैलाने का काम किया। लेकिन काट की हांडी एक बार चढ़ती है आयुष जी, बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने जो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और खटाखट जो 8500 रुपए इन्होंने डालने की बात की थी लाइनों में महिलाएं, इस बात से मैं कभी भी सहमत नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस भी जब ये कहती थी कि आप लोग भ्रमित करके वोट लेते हैं, तब मैं कांग्रेस से भी यही काउंटर करता था कि भाई जनता बहुत समझदार होती है, जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो उसने 308 सीटें दी थी ना। फिर कांग्रेस यही कहती थी आपने भ्रमित किया लोगों को, धर्म के नाम पर आप लोगों से वोट मांग लेते हैं, पुलवामा के नाम पर आप लोगों ने माहौल बनाया, तो मैं उनको भी काउंटर करता था। लेकिन भ्रमित नहीं होती, जनता को लगा होगा तभी 5 सीटें आपकी कम हो गई हैं। बहरहाल, केवल ढींगरा जी, आप लोग कह रहे हैं जनता मांगे हिसाब जा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, या आज हम लोगों ने देखा कि उसका एक काउंटर ही आया कि भाई हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आप भी बताइए कि आपने कितने वादे अपने पूरे किए थे अपने समय में, ढींगरा साहब। देखिए, हमारे टाइम पे कोई भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, हमारे टाइम पे कोई भी कर्मचारी आंदोलन इतने बड़े नहीं हुए कि भाई कर्मचारी इतने बड़े आंदोलन हो गए जिस तरह से अब हो रहा है हालात। उसका रीजन है, आप ये देखिए कितने पेपर लीक हुए इस सरकार के अंदर। आप इसको अगर टोटल देखेंगे तो 40 के करीब पेपर लीक हो गए। आपको मैं कुछ गिनाना चाहूंगा। HCS जुडिशियल पेपर लीक हुआ, JEE का पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, UGC नेट का हुआ, असिस्टेंट क्लर्क का हुआ, HSSC एग्जीक्यूटिव का हुआ, HPSC का हुआ। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको तो इन्होंने पूरे बोर्ड को ही भंग कर दिया था, उसके बाद क्लीन चिट दे रहे थे। ये उस नीट का पेपर हुआ, डेंटल सर्जन का हुआ, SDO जो लगाए गए थे वो सारे ही बाहर के लगाए, अगर लगाए भी तो कोई हरियाणा का आदमी नहीं कोई इनको मिला जो लगाने के लिए। तो ये जो शरारतें हुई, ये सरकार के अंदर जो इतने पेपर लीक हुए और जो आज 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वो किस वजह से हैं? इनकी गलत नीतियों की वजह से हैं। आज जो है हालात इस तरह से खराब है कि जो इन्होंने शिक्षा का है वो भट्ठा बिठाने का काम किया। 5000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने।
आज जो हम बात रख रहे हैं वो इन्हीं के आंकड़ों को, हम उसी बात को जनता में रख रहे हैं कि इन्होंने 10 साल में, पौने 10 साल में क्या काम किया। जनता में लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ाने का काम किया। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है इस समय हरियाणा स्टेट के ऊपर। और जिस तरह से हम हिसाब मांग रहे हैं इनसे, आज जो है प्रदेश के अंदर किस तरीके से क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, किस तरह से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, किस तरह से लोग जो है असुरक्षित हो रखे हैं, गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों से पैसा मांगा जा रहा है। कितने इन दिनों के अंदर कितने कांड हुए। हिसार के अंदर एक जो गाड़ियों की वो थी, अपना यूनिट था, उसके बाहर धड़ाधड़ गोलियां चली, 20-30 राउंड फायर हुए। और जो उसके बाद अमाउंटें ले लेके लोग भाग रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। सोनीपत में आज का ही कांड हुआ है। कल जो है किसी और दूसरे क्षेत्र में हुआ, पर एक एएसआई को करनाल के अंदर मार दिया गया। ये जो कांड हो रहे हैं, लगातार क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया। आप अगर वही उन लोगों को काम देने का काम करते तो ये अर्थव्यवस्था ना बिगड़ती। आज लोग अपराधी क्यों बन रहे हैं, नशे क्यों लोग कर रहे हैं, नशे का व्यापार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने खेल खिलाड़ियों की ऐसी तैसी कर दी। आप लोगों ने जो स्टडी करते थे, एजुकेशन सिस्टम थे, उसका भट्टा बिठा दिया। आप लोगों के लिए चार्जशीट इसीलिए लेकर के आए हैं कि 10 साल में जो आपने स्टेट का बंटाधार किया, उसी वजह से ही स्टेट का काम खराब हुआ। और इसलिए अगर हम बात रखते हैं तो ये पिछली कहानी पे चले जाते हैं, उस समय ये हुआ था, उस समय वो हुआ था। हमारे टाइम के अंदर ये हालात थोड़ी थे। 60,000 करोड़ कर्जा था, आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये पैसा किसकी जेब से गया? आम जनता की जेब से गया। महंगाई, बेरोजगारी में लोगों की जेबें त्रस्त है, उनका खाना नहीं चल पा रहा, किचन नहीं चल पा रहा। ये कौन परेशान हो रहा है? आप ये देखिए। नहीं, ठीक है केवल ढींगरा जी, देखिए विपक्षी होने के नाते आपको जरूर ये सारे प्रश्न उठाने चाहिए और वो आपका अधिकार भी हो और उसको उठाएं, बहुत अच्छा है, जनता की भलाई के लिए है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप ये प्रश्न उठाएंगे तो आपसे 2 सवाल होंगे। एक तो ये कि जब आप सत्ता में थे तो क्या इन स्थितियों को आप बेहतर कर पाए, क्योंकि काउंटर यह है कि आपसे ज्यादा नौकरियां मौजूदा सरकार ने दी हैं, वो डाटा के साथ रखते हैं। जब आप ये कहते हैं कि नशा एक बड़ी समस्या है, तो नशा ऐसा तो नहीं है कि समस्या आज की है, नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई फुल प्रूफ प्लान आपके पास है? और अगर था तो पंजाब में जब आपकी सरकार थी तो वहां आप क्यों नहीं रोक पाए? ये इस तरह के प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको भी देना होगा जनता को, और ये बताना होगा कि आपका विजन क्या है, काम आप कैसे करेंगे। सिर्फ आरोप लगा देना कि इन्होंने बेहतर काम नहीं किया, आप भी वहीं खड़े हो जाएंगे जहां बीजेपी खड़ी है। आयुष जी, हमारे टाइम के अंदर जो सरकारी जॉब हमने दी थी वो 1.5 लाख दी थी। अब ये हमारी कम गिने तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो आपको ये बता रहे हैं क्योंकि 1.5 लाख का डाटा है एग्जैक्ट जो हमने सरकारी नौकरियां दी थी। ये अपना जो डाटा गिनते हैं उसमें HKRN गिनते हैं, वो तो डिप्लॉयमेंट है, वो कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। और 27,000 नौकरियां अभी जो जिसकी ये बात कर रहे हैं कि हमने दी हैं, वो कोर्ट में जाके कैंसिल हो गई हैं, उनको घर बिठा दिया है, वो गिन नहीं रहे। और जिन लोगों की 58 साल से 60 से 58 साल उम्र करके उनको घर भेजने का काम किया, वो नौकरियां चली गई हैं। आज 2 लाख पद क्यों खाली पड़े हैं? हमारे टाइम पे तो नहीं थे। आपके टाइम पे 2 लाख पद सरकारी खाली है इसीलिए क्योंकि आपने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है। वो मैं आपको पॉलिसी दिखा देता हूं, उसके अंदर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 है। वो आप उनको जो अमाउंट दे रहे हो तो 15,000 रुपए दे रहे हो, उसमें उसके घर का गुजारा नहीं चलता, वो 1 साल के लिए है। 1 साल के अंदर अच्छा, वादों को लेकर के भी कुछ सवाल थे जिसमें आप पुरानी पेंशन का जब जिक्र करते हैं, आप कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, पुरानी पेंशन कहते हैं कि पुरानी पेंशन को बंद करने का काम आप लोगों ने ही किया। इन्होंने किया, हमने कब किया पुरानी पेंशन को बंद? इन्होंने किया। हम तो OPS को लागू कर रहे हैं। इन्होंने, वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्होंने पुरानी पेंशन को पॉलिसी बनाकर बंद कर दिया। स्टेट पर तो डाला था ना भाई, स्टेट इसके लिए करे। सुनिए आप, ये इनके झूठे जुमलों में न मत आइए ना आयुष भाई, आप सुनिए मेरी बात पूरी। इन्होंने 2004 में वाजपेयी की सरकार में पॉलिसी बनाई। अगर ये पॉलिसी हमारी सरकार में बनी है तो बताइए, हमारी सरकार में बनी नहीं। वो तो उसके बाद तो मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी ना, पॉलिसी खराब था, वापस ले लेते। सुनिए सर, हमारी सरकार आई, हमने तो अभी जब केंद्र में आपकी भी सरकार थी, प्रदेश में भी आपकी सरकार थी। सुनिए सर, हमने तो प्रदेशों के अंदर जहां जहां हमारी सरकार है हमने OPS लागू कर दिया, क्योंकि अगर स्टेट नहीं फैसले लेने तो हमने लागू करने शुरू कर दिए।
जिस स्टेट में हमारी सरकार है हमने ओपीएस लागू कर दिया। जिस स्टेट में इन्होंने, राजस्थान जैसे स्टेट की मैं बात करता हूं, हम 500 रुपए में सिलेंडर बंद दे रहे क्यों थे। किया, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, लागू कर दिया, बंद क्यों किया था? बंद इन्होंने किया था, हमने नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूं, चलिए इन्होंने आप केंद्र के ऊपर डाल दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसके बाद तो मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी, प्रदेश में आपकी भी सरकार थी, उस समय आपने इसको क्यों नहीं बंद किया, क्यों नहीं एनपीएस को लागू? मेरी बात सुनिए आप, सेंटर सरकार पॉलिसी बनाती है तभी खेल बंद और खेल शुरू होता है। हमने नहीं एनपीएस बनाया, एनपीएस वाजपेयी जी ने बनाया। मैं बनाया, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं उसके बाद तो आपकी सरकार आ गई प्रभु, तो फिर उसको आपने बंद, आपने हटा देना चाहिए था ना उसको। सुनिए सर, जब आप स्टेट में आज ये कह रहे हैं कि हम इसको लागू कर रहे हैं, तो भाई सेंटर में भी आपकी सरकार और प्रदेश में भी आपकी सरकार, 2004 के बाद तो आपकी सरकार थी ना सेंटर के अंदर। तो मेरी बात सुन तो लीजिए, थे कि नहीं थे आपके? सुन लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा आपके मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? अरे सर सुन लीजिए ना, जो उस समय कर्मचारी लगे उनकी रिटायरमेंट तो अब हो रही है ना। सवाल तो अब खड़ा हो रहा है ना, उस समय तो क्या लॉजिक है? उस समय तो अरे बंद कर देते, मैं कहता हूँ कर्मचारी के हित में नहीं था तो बंद कर देते। अब रिटायर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये कहने से तो काम चलेगा नहीं। आपने मौका दिया ना उनको बोलने का। नो सर, एक मिनट, किसानों के 3 काले कानून किसने बनाए? इन्होंने बनाए ना, वापस किसने लिए? इन्होंने ले लिए ना वापस। अब वो कहेंगे ड्राफ्टिंग आप लोगों ने करी थी उसकी, ये बात ठीक है। अगर इन्होंने कानून को इंप्लीमेंट कर दिया, वो इंप्लीमेंट करके गए थे ना, एनपीएस को बना के गए थे और एनपीएस को लागू करवा के गए थे। हमारी सरकार में ऑन गोइंग रहा, हमने रोका नहीं किसी को, लेकिन उस समय मांग नहीं उठी, हमारी मांग उठी, हमने। ठीक है, अब मांग उठी इसलिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उस समय भी आप कर देते, ये मुद्दा ही नहीं बनता। फिर वही बात, आप जानबूझ के इनके जो चिकनी चुपड़ी में क्यों उलझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना, हमारे टाइम पे किसी ने मांग नहीं रखी ओपीएस की। आज जिस समय मांग रखी हमने ओपीएस लागू कर दिया। आपको ये मैं फिर बात कह रहा हूं, हमारे टाइम पे कोई एनपीएस का एम्प्लॉय गया ही नहीं, ओपीएस के एम्प्लॉय गए। और ओपीएस के एम्प्लॉय गए जिस समय उनको मांग आई एनपीएस की, हमने उसको ओपीएस में एम्प्लॉय को बोल दिया कि हम तो ओपीएस लागू करेंगे, हम नहीं एनपीएस को लागू कर रहे। तो आज भी हम यही कह रहे हैं, उन स्टेटों के अंदर हमने कह दिया हुआ है कि ओपीएस है, और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिख दिया, चाहे वो सेंटर का मैनिफेस्टो है चाहे हमारा। ठीक है, लेकिन ढींगरा साहब, आपने सबसे पहले राजस्थान में लागू किया था और राजस्थान में ही सरकार चली गई आपकी। हमने तो, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं, 500 रुपए का सिलेंडर हमने कर दिया हरियाणा के अंदर, जैसे ही सरकार आई 1100 रुपए का कर दिया दोबारा, और ये कह रहे थे हम 450 करेंगे। झूठे, देखो इन्होंने कहा राजस्थान में कि हम। चलिए, मुझे लगता है कि अब ये जनता इसका तय करेगी निर्णय कि आखिर आप जो कह रहे हैं वो आपके ऊपर भरोसा करेगी या उनके ऊपर करेगी। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करेगी क्योंकि हमने 1100 से 500 ठीक है, अभी तो जनता के बीच में आप जा ही रहे हैं ना, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अगस्त तक का कार्यक्रम आपने बता ही दिया। अमनदीप केसरी जी, ठीक है, ढींगरा साहब, ठीक है, बहुत सारी बातें आगे मैं थोड़ा सा और कनेक्ट करता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। अमनदीप केसरी जी, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि हिसाब देने की बात हो रही कि भाई आप अपना हिसाब दीजिए, काउंटर ये कि आप अपना हिसाब दीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल इसको किस नजरिए से देख रही है, और दूसरा ये है कि अगर ये हिसाब मांग रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है? केसरी साहब, ठीक है, जी आयुष जी, भी बड़ी करते हो और पूरी भी होने देते हो, मेरी लगातार ढींगरा साहब अब बोले आयुष जी, कोई बात नहीं, करने दो, 2 महीने हो रहा है राष्ट्रीय आयुष जी, देखिए जो भी होगा। अरे रुक तो लो मेरे भाई, बात ये हुई थी कि भारतीय, अगर आप आयुष जी ध्यान से देखें इतिहास में 2014 तक भी देखें, तो कांग्रेस पार्टी की जो जबरदस्त जन विरोधी नीतियां थी और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर था और पूरा भ्रष्ट तंत्र था, कोई भी काम देश के लिए, प्रदेश के लिए हित में नहीं हो रहा था। सीधे सीधे प्रदेश में तो प्रॉपर्टी, अरे सुन तो लो यार, अब ये झूठी बातें हैं क्या? आपके किए हुए काम इतने कुकृत्य थे कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? सुनिए तो भाई, अमनदीप जी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उनकी बात तो सुन लीजिए अभी। आग से बचने के लिए लोगों की जो दुर्दशा इन्होंने की थी, उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह के वायदे कर रही थी, और मैं फिर बार बार कहता हूं, पहले भी बहुत बार आपकी डिबेट में बात हुई कि 2014 से पहले जिस तरह का माहौल देश के अंदर था, और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में केवल किसान को, गरीब को, मजदूर को अपनी ऐड में दिखाया और बार बार कहा कि इनके अच्छे दिन आएंगे, इनके अच्छे दिन आएंगे। लोगों को ये उम्मीद हुई कि भैया ये जो है इनके कुशासन से मुक्ति दिला करके शायद ये हमारी बात समझते हो, शायद ये गरीब जनता की बात समझते हो, शायद प्रदेश में और देश में बहुसंख्यक जो लोग हैं
जो कमेरा वर्ग है, खास करके जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जवान और किसान है, उनकी बात को शायद उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी समझती हो, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पूंजीपतिवाद की नीतियों से 2 कदम और आगे चली। मैं कल भी आपकी डिबेट में ये बात कह रहा था कि कांग्रेस ने तो केवल रास्ता दिखाया पूंजीपतिवाद पर चलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने आते ही उस रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया, चले नहीं दौड़ना शुरू कर दिया। और जो देश और प्रदेश के जो कमेरा वर्ग है, बहुसंख्यक लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उनके हितों के जो कुठारघात जैसे कांग्रेस पार्टी करती थी, तो इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया, उनको कम नहीं किया। उनके जख्मों पर और ज्यादा नमक भारतीय जनता पार्टी ने छिड़का। और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, देखिए आयुष जी, ये बिल्कुल सही है, आपने उलझा लिया। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की एक ही विचारधारा है, एक ही सोच है, केवल नाम अलग है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये चाहती हैं कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाही क्रिएट हो, चाहे वो एक परिवार कंट्रोल करे, चाहे वो एक संगठन या चुनिंदा लोग कुछ समाज के कंट्रोल करें, जो या फिर पूंजीपति लोग कंट्रोल करें। ये कभी भी लोकतंत्र के हित में दोनों पार्टियों ने कभी भी कोई निर्णय नहीं लिया। अब हरियाणा के संदर्भ में बात आ गई, जहां पर हरियाणा में बहुसंख्यक लोग किसान और कमेरा वर्ग है, और किसान और कमेरे वर्ग के लिए आज सुनहरा दिन आया है कि जहां पर गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, और लोगों को उम्मीद भी है। कांग्रेस पार्टी को मैं बार बार कह रहा हूं, जो ये भाई बात करे ना केवल ढींगरा जी, अगर कुछ 5 सीटें कांग्रेस को चुनी है, ये बात तो पूरे विश्लेषण के साथ आ गई कि भैया लोगों ने केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट दिया है, इनकी अच्छाइयों को देखकर विरोध नहीं दिया। आज 2 महीने रह गए हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम कैंपेन चलाएंगे। इनसे पूछने वाला हो तो भाई 5.5 साल आपके कैंपेन कहां गए? आपने कौन सा धरना प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए दे दिया? आपने कब विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज उठा दी? और अगर आप प्रोसीडिंग्स उठाएंगे, मैं तो बार बार आपके चैनल पे हम लगातार कहते थे कि हर सेशन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरेंडर कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तभी ईडी की डेट लगा देती है, इधर सेशन हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनकी फाइल होती है चुपचाप साइन करके और अपने जो है ना लोगों की भावनाओं को वहां पर गिरवी रख देते हैं अपने स्वार्थ के कारण। और अब भी हरियाणा प्रदेश में ऐसा हो रहा है। आप इनसे ये तो पूछने पड़ेंगे। पर मेरा काउंटर ये है कि आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं जो बहुसंख्यक वर्ग है जिसमें आप किसान और कमेरे की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं इस समय जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, किसान और कमेरा उनको वोट क्यों नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल वोट केवल इसलिए नहीं कर रहा है सर, पूरे देश में 2 धड़ेबंदियां होगी और क्लियर कट वर्जन ये था कि भैया या तो भारतीय जनता पार्टी को चुनो या फिर उनके खिलाफ इंडिया अलायंस को चुनो। ये बात बिल्कुल ठीक है आपके मनदीप जी, देखिए देश के परिप्रेक्ष्य में मैं भी समझ रहा हूं सर, ये मैं भी समझ रहा हूं जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं भी समझ रहा हूं, उसको मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है उसको तो किसानों का मेरा कम से कम वोट कर सकता था, 1 सीट तो आपको मिल सकती थी कम से कम, उस पर भी वोट क्यों नहीं हुआ आपके लिए? मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जब आप इस तरह का भय, सुन लीजिए मेरी बात, 2014 के अंदर हमें 2 सीटें मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली। अगर इस तरह का फिर उसके बाद 2019 का चुनाव आया, 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली। आपकी डिबेट पर कई बार ये बात होगी, और जो कटु सत्य हरियाणा प्रदेश की जनता का ये है कि हरियाणा प्रदेश की जनता हर हालत में भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाना चाहती है। लेकिन अगर, और जिस तरह का हमारा भी प्रयास है, एक संयुक्त विपक्ष बन जाए, और हम तो चाहते थे, नीतीश कुमार जी ने जिस जो पहल की इंडिया गठबंधन की, वो सबसे पहले फतेहाबाद की रैली में इंडियन नेशनल लोकदल के स्टेज पे की। एक संयुक्त गठबंधन बन जाए और भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों की ये चालसाजी थी जहां पर वो नहीं चाहते थे और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते थे। यहां पर जनता के सामने सवाल ये खड़ा हो रहा था, जिस प्रकार का कि भाई कहीं ना कहीं अगर इंडियन नेशनल लोकदल या दूसरे पे वोट डाइवर्ट हुआ तो कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए। जिस प्रकार का मौजूदा माहौल था उसमें तो हमने स्वीकार किया और लोगों का जो फीडबैक भी आया। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। विधानसभा में ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया वही जीतेंगे। विधानसभा में हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत भली भांति जानती है, और मैं फिर से कहूंगा 2 बहुत बड़े वर्ग प्रदेश के और 2 बहुत ज्यादा, लेकिन अमनदीप जी ठीक है, विधानसभा के मुद्दे बहुत सारे लोकल इश्यूज भी होते हैं और शोषित वर्ग हैं, लेकिन ओवरऑल तो आप ये मानते हैं ना, विधानसभा या लोकसभा, आपने दोनों में तो ये बातें कही ना कि भाई देखिए इनसे लोग नाराज हैं,
और अगर वो नाराजगी थी तो आपको वोट के तौर पर वो क्यों नहीं दिखी? वो नाराजगी के बावजूद भी कांग्रेस को वोट कर दिया। तो भाई विधानसभा में भी अगर नाराज है मतदाता बीजेपी से, तो वो कांग्रेस को वोट करेगा, वो फिर इंडियन नेशनल वोट क्यों करेगा? आयुष, मैं आपके उदाहरण से ये समझाता हूँ, एक मिनट आप सुनिए कि लोकसभा के अंदर बिल्कुल तमाम मुद्दे लगते हैं। हमने नहीं दावा किया कि हम पूरे देश में चुनाव लड़ रहे थे या फिर प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से बनेंगे, हमने नहीं दावा किया। तो लोगों का मन था, वो पूरे देश के लोगों के हिसाब से लोकसभा का चुनाव होता है, देश के मुद्दे होते हैं, उसके अंदर लोगों ने यही चुना कि भैया भारतीय जनता पार्टी से तो छुटकारा चाहिए थे। और साफ सी बात है कि इंडिया अलायंस बड़ा अलायंस था, उसमें 36 दल शामिल थे, तो उसको चुने, इंडियन नेशनल लोकदल को चुने या भाजपा को, कौन मुक्ति? तो उन्होंने इंडिया अलायंस को चुना। और इसका तथ्य मैं ये भी दूंगा कि जो भारतीय कांग्रेस के सांसद जीते हैं, अंबाला से वरुण मुलाना जीते हैं, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं, या फिर आप देखिए कुमारी शैलजा जी सिरसा से जीती है, और एक इनके सांसद दीपेंद्र जी जीते हैं, और एक पांचवा सांसद कौन मेरे दिमाग से उतर है। अगर आप चारों पांचों के स्टेटमेंट्स को देखेंगे, 2 हफ्ते पहले की भी वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ना उन्होंने डिक्लेयर किया इतना बड़ा चुनाव, केवल वो चुनाव लड़ने गए और जनता ने उनके विरोध में दिया। केवल ढींगरा जी हंस रहे थे, ऑन आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए केवल ढींगरा जी, आप ये भी दिखा दीजिए कि इन प्रत्याशियों ने जब आपने फार्म कॉल किए, आप तो बैठे होंगे ना दफ्तर में, क्या ये फार्म भरने आए थे कि हमें टिकट चाहिए? नहीं आए ना फार्म भरने, और जो फार्म भरने आए थे उनका आपने मूर्ख बना दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो नाराजगी अगर वोट के तौर पर तब्दील हो गई प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं मिला, वो नाराजगी का वोट चला गया उस तरफ, तो अभी भी तो नाराजगी आप यही कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी से, तो वो उधर ही जाएगा ना, फिर आपके पास क्यों आ जाएगा? अरे फिर वही बात है, आज अब इंडिया अलायंस यहाँ नहीं है ना। आप अच्छा एक और जवाब दीजिए मुझे, काउंटर दीजिए, आपने बिल्कुल सही किया। तो क्या आम आदमी पार्टी को 5.5 लाख वोट मिले हैं? वो किस लिए मिले हैं? वहां तो कांग्रेस का सिंबल नहीं था। वो किस लिए मिले हैं? वो इसलिए मिले हैं ना कि वो इंडिया अलायंस में शामिल थे। आप कैसी बात, मैं तो बिल्कुल तर्क की बात कर रहा हूं। आप इसी तर्क से अगर कांग्रेस को ही लोग चाह रहे थे, तो फिर वहां पर आम आदमी को वोट नहीं देना चाहिए था, जिनका एक भी सदस्य नहीं है। पूछिए केवल ढींगरा जी से, फिर इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी अगर 5.25 वो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अब इसके पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे आपकी पार्टी के गठबंधन को ही लेकर के, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बाकायदा दावा करके गए कि हम तो सरकार बनाएंगे प्रदेश के अंदर। फिर वही बात है सर, दावा तो मैं यूं कह रहा हूं कि हम कुछ भी कर दें नहीं, वो उसी लोकसभा चुनाव के आधार पे कह रहे थे कि हमको इतना वोट मिला है, इसलिए हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो प्रदेश के अंदर है। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। अगर आप कह रहे हो कि कांग्रेस को ही वोट मिला है, तो कांग्रेस को वो, मैंने उसका जवाब दिया भाई साहब कि कांग्रेस को वोट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट मिला है। और मैं एक और चीज आपको दावे के साथ कह देता हूं, आयुष जी आप उतरिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय, जहां पर लोगों को लगेगा कि आयुष चित्रांश भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा देंगे, आपको वोट मिलेगा। लोगों में, हरियाणा प्रदेश के लोगों में गुस्सा और नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी ज्यादा है। और ये जो कांग्रेस के मेरे मित्र बात कर रहे हैं, इनके तो आप देखते जाइए, एक तरफ ये रथ यात्रा ये निकाल रहे हैं, एक दूसरा ग्रुप रथ यात्रा वहां निकाल रहा है, और कहीं गलती से वो रथ यात्राएं दोनों एक दूसरे को टकरा गई, तो वहां पर आपको घमासान देखने को जो मिलेगा। इशारों में आपने बहुत सारी बातें कही कांग्रेस के लिए, मैं इसका जवाब ले लूंगा दोनों ही पार्टियों से। मलकानिया जी विपक्ष में इस तरह से जुतम पेजार हो रहे हैं। मलकानिया जी 2 प्रश्न है, मलकानिया जी 2 प्रश्न है, ठीक है अमनदीप जी आपकी बात आ गई। मलकानिया जी 2 प्रश्न है, क्योंकि 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो कांग्रेस ने ये कहा कि भाई जनता मांगे हिसाब, एक कैंपेन शुरू कर दिया। काउंटर आया मुख्यमंत्री का कि हम दिखाने के लिए तैयार हैं 10 साल का अपना हिसाब, आप भी बताइए आपने क्या किया था, कितने वादे आपने पूरा किए। और एक और जो डेवलपमेंट जिस और अभी अमनदीप जी ने इशारा किया कि एक अलायंस बना रहे हैं थर्ड फ्रंट के तौर पर, क्योंकि अब बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का एक अलायंस बन गया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। यानी कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं तो इसका हिस्सा हो सकते हैं। ये दोनों ही घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं प्रदेश के अंदर, और विधानसभा चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट रहेगा? देखो, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं लोकसभा चुनावों के बाद, तो इसमें जो है भाजपा को लोकसभा चुनावों में झटका लगा है। लोकसभा चुनावों में भाजपा के सामने जो था वो मोदी जी का चेहरा था, और लोगों ने मोदी जी के नाम पर चेहरे पर वोट डाले, और भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। भाजपा को लगता था कि 10 नहीं तो कम से कम 7 सीटें जीत जाएंगे, परंतु उनको 10 की जगह 5 सीटें मिली। अब उन्होंने पहले चुनावों से पहले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बल्ला अब जो प्रदेश अध्यक्ष की सीट थी खाली उसको भर दिया है। अब मुख्यमंत्री जी जोर लगा रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां वायदे कर रही हैं, करने की कोशिश कर रही, उन वायदों को हम पहले ही कार्य रूप दे दें और हम जितने भी नौकरियां पद खाली हैं उनको भर दें, सरपंचों की नाराजगियां दूर करें, कर्मचारियों की नाराजगी दूर करें। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, हुड्डा जी का सवाल है, वो लेकर आए हैं। तो जब आप चुनावों में जाते हैं मैदान में तो आप अपना पक्ष रखते हैं तो सरकार की विफलताओं को भी सामने रखते हैं। आपका हक है कि आप जनता के सामने जाएं और कि सरकार की नाकामियों को रखें और उनसे प्रश्न पूछें कि आपने क्या किया। जो सत्ता विरोधी लहर है उसका लाभ जो है वो विपक्ष को मिलता है, विपक्ष उठाने की कोशिश करता है। अब 10 साल का समय हो रहा है तो इस 10 साल में बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, कर्मचारी वर्ग है, पटवारी है, दूसरे वर्ग है, तो सरपंच है, कई वर्ग है जो नाराज हो जाते हैं। हर एक की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती है, महंगाई भी बढ़ती है और भी कई बातें हैं। तो इस कारण ये होता है कि सरकार विरोधी लहर होती है। परंतु सरकार अब पिछले 10 साल जो है भाजपा ने लगाए, तो भाजपा अब ये सवाल भी पूछ सकती है कि हमारे कार्यकाल में तो हमने ये काम किए, हम अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी विकास की नीतियां लेकर लोगों को में जाएंगे। परंतु आप बताओ आपने क्या किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, परंतु दूसरी बार उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो जेजेपी का उनको साथ लेना पड़ा और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो इसी प्रकार इन लोगों ने पहले भी संकेत दिया था, पहले कोशिश की थी कि लोकसभा चुनाव से पहले कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, परंतु कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। अब जो क्षेत्रीय दल है, पहले इन लोग जो था वो क्षेत्रीय दल के रूप में भाजपा का बड़ा भाई बनकर चुनाव लड़ता था और भाजपा छोटे भाई के रूप में आती थी, तो उसका दबदबा था। परंतु अब जो इन लोग दो फोड़ हो चुकी है, एक इन लोग रह गई है, एक जेजेपी रह गए, तो इन लोग का अब एक विधायक जेजेपी के दल थे। तो अब इन लोग ये महसूस कर रही है कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़े तो हम कांग्रेस और भाजपा को कुछ हद तक टक्कर दे सकते हैं। परंतु नहीं, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से आपको लग रहा है कि प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जो समीकरण है वो बदलेंगे या कुछ दिलचस्प हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत टक्कर तो नहीं दे सकेंगे। वो डेंट, ये जो क्षेत्रीय दल है डेंट जरूर दे सकते हैं, कुछ सीटें ले भी सकते हैं और किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। किंग मेकर की भूमिका में छोटे दल भी, क्षेत्रीय दल भी आ सकते हैं। आप पार्टी भी कोशिश करेगी कि गठबंधन करें, वो दावा तो करती है 90 की 90 सीटें लड़ेंगे, परंतु मुझे लगता नहीं है ये भी अगर मिलकर चुनाव लड़े तो 5-7 सीटें। एक प्रश्न और भी बार बार उठता है जिसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने जो सीटें जीती, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारी एक्सेप्टेंस है इसलिए हमको ये वोट मिला, लेकिन दूसरा काउंटर उस पर यह भी आता है कि नाराजगी जो थी वो उस तरफ चली गई, कांग्रेस ने कोई एफर्ट नहीं किया, इसलिए वो ये ना मान के चले कि हमारी जीत हुई है, नाराजगी वाला वोट उधर केवल शिफ्ट हुआ है। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं? नहीं, ये बात तो सही है कि कुछ नाराजगी थी लोगों में और ये भाजपा को पता था, इसीलिए तो भाजपा ने पहले अपना मुख्यमंत्री चुनावों से पूर्व बदला। अब जो असली जो नाराजगी है वो विधानसभा चुनावों में सामने आएगी, तो इसका लाभ जो है वो कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी, परंतु कांग्रेस में भी भीतरी घात होगा। कांग्रेस में आपसी फूट है, कांग्रेस मिलकर नहीं चल सकती है और चुनावों से पूर्व जो है वो किरण चौधरी छोड़कर चली गई है, अब एक मेयर जो है वो भाजपा में चला गया है। तो इस तरह जो फूट है उसका फायदा जो भाजपा उठा सकती है। पर भाजपा मलकानिया साहब, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में तो ये हो गया कि दो राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनके बीच में एक तरीके से स्प्लिट हो गया, ये वोट की एक तरफ अलायंस था, इंडिया अलायंस था, दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी थी। प्रदेश की राजनीति में जो रीजनल पार्टीज हैं, जो स्टैब्लिश रही हैं, जो प्रदेश की सत्ता में रही हैं, उनकी भूमिका को आप देख पा रहे हैं या विधानसभा चुनाव भी कुछ कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है? नहीं, इनकी जो इसमें स्थिति है स्थानीय पार्टियों की वो तो इतनी मजबूत है नहीं। कुछ सीटें 2-4 सीटें ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। इनकी और निर्दलीयों की स्थिति एक जैसी हो चुकी है, परंतु देखते हैं बीएसपी के साथ इन लोग मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटें जीत पाती है, क्या एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर पाती है या अपना अपना वोट भी बड़ी मुश्किल से ले पाती है, ये देखना पड़ेगा। प्रदेश की जनता ये भी देखती है कि सत्ता में आ कौन रहा है, क्या
ये पार्टियां तो सत्ता में आने वाली नहीं है, तो फिर देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस में कौन आ रहा है। परंतु कुछ व्यक्तिगत वोट होता है, कुछ लीडर के नाम पे वोट मिलता है, वो जो लीडर के नाम पे वोट है वो ले सकते हैं। परंतु हमने देखा है कि लोकसभा चुनावों में लीडर के नाम पे भी स्थानीय पार्टियों को वोट नहीं मिले हैं। उनका जो रही है परफॉर्मेंस वो बहुत कम रही है, 2-3% या 1-2% वोट जो है वो वोट नहीं होता है। इसलिए अब क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह वो अपने आप को, मुझे लगता है इसके लिए चुनावों का ही इस बार इंतजार करना पड़ेगा। नेहरा साहब देखिए, 10 साल सत्ता में रहने के बाद ये तो आप भी स्वीकार करेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होता है, और 19 का हम लोगों के सामने विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी है। जनता ने मैंडेट आपको नहीं दिया था, वो बात ठीक है कि आपने सरकार बना ली। अब 10 साल, एक तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, दूसरा ये है कि भाई जब विपक्ष जब इस बात को कहेगा कि आप ये चीजें नहीं कर पाए, काउंटर आप भले ही करिए, लेकिन एक माइंडसेट तो हो जाता है जनता का कि ये चीजें हाँ हुई नहीं है। कैसे काउंटर करेंगे आप इसको? आयुष जी देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी तो हमें 33% वोट मिला था आयुष जी। 2019 के अंदर जब हमने सरकार बनाई तो हमें 36% वोट मिला था, यानी हमारा 3% वोटिंग शेयर हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ा था, भले ही सीटें हमारी 7 कम हो गई थी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, 2004-5 में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम पे 67 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, और उसके बाद में 2009 के अंदर कांग्रेस पार्टी की घट के 40 रह गई थी। इनकी 5 साल में 27 सीटें कम हुई थी, हमारी मात्र 7 सीटें कम हुई। देखिए आयुष जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार दोबारा से चुन के कभी आती नहीं है। हर 5 साल में हरियाणा का इतिहास रहा है कि यह सरकार बदल जाती है। दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार बनाई थी, आपको पता है हजका को तोड़ के बनाई थी और कोर्ट ने उसको अयोग्य सरकार घोषित किया था। देखिए हरियाणा का एक इतिहास और भी रहा है आयुष जी, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा है हरियाणा को, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर यह इतिहास है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार रहती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर उसी पार्टी की सरकार बनती है। आप देखिए, जब लगातार 10 साल, चाहे वो 5 साल बाद में कैसे भी रही हो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी बन गई थी इनकी। इसी तरह से आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार बनी है, तो लोगों को पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी जिस तरह से आपके सवालों का केवल जी जवाब नहीं दे पाए, जिस तरह से कह रहे थे 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद आपको देख लेंगे, इसी तरह से पत्रकारों को राहुल गांधी जी धमकाते हैं और ये लोकतंत्र की बात करते हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था। आज खुलेआम टीवी डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपको ये धमकी दे रहे थे, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, कि कोई बात नहीं 2 महीने की बात है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, इसलिए मैं इस तरह के धमकियों से डरता नहीं। आयुष जी आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन ढींगरा जी सत्ता पक्ष में भी बैठेंगे तब भी मेरे प्रश्न से वैसे ही होंगे जैसे आज है। नहीं, मैं तो ये एक बात आपको ध्यान इसलिए कराना चाहता हूं कि खुली डिबेट में ये कहना कि 2 महीने बाद हम आपको देख लेंगे, मुझे लगता है केवल जी को बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं सम्मान करता हूं, बड़े भाई है मेरे, इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए था। जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, पहले अशोक तंवर जी छोड़ के गए, उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई जी, फिर उसके बाद में जिस तरह से किरण चौधरी जी, उनकी बेटी, और आज जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जी के जो नजदीकी हैं, सोनीपत के मेयर हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब विधानसभा का चुनाव 2 से 3 महीने के अंदर होने वाला हो और किसी पार्टी में इस तरह की भगदड़ देखने को मिल रही हो, तो उससे साफ संदेश जाता है कि ना नेताओं को ना जनता को उस पार्टी पर विश्वास है कि वो आगे कुछ कर सकती है, क्योंकि इनके नेताओं में आपसी फूट है। और जो हुड्डा साहब घोषणा करते हैं और उसको कुमारी सैलजा जी, सुरजेवाला जी उस घोषणा को काट देते हैं कि भाई केंद्र की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं है, ये जनता को बरगलाने के लिए अपनी तरफ से घोषणा करे जा रहे हैं, क्योंकि जब अपने शासनकाल में यही काम इनको करने थे तो कर नहीं पाए। अब ये जो ओपीएस के ऊपर जिस तरह से इनसे बातें नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे थे अभी केवल जी, ये जवाब देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने पुरानी पेंशन योजना बंद क्यों की? ये राज्यों को अधिकार था कि वो बंद करें कि ना करें, आपने उसको हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद क्यों किया? और आप फिर से कह रहे हैं हम चालू करेंगे, तो जो बंद किया उसके लिए माफी मांगिए पहले। आप माफी क्यों नहीं मांगते? आपने कहा हमने दूसरे राज्यों में किया। अरे भैया दूसरे राज्यों में जहां जहां आपने किया, भीख का कटोरा लेकर के केंद्र सरकार के सामने रोज पहुंच जाते हैं, कर्जा हो गया, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। कर्नाटक के अंदर आप महंगाई की बात करते हैं, चुनाव खत्म होते ही 3.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर अपना कर्नाटक में खटाखट बढ़ा दिया। आपकी दोगली बातें जनता को खूब समझ में आती है। आज कहते हैं 6,000 रुपए पेंशन कर देंगे। लेकिन मेरा समझ लगता है कि अगर आप ये कहते हैं कि इन्होंने एक नैरेटिव ऐसा चलाया था, तो इस चीज को लेकर आपको ही जाना होगा जनता के बीच में, जनता ये तय करेगी। ढींगरा साहब, ये चलने वाला नहीं है, इस तरह की बातें अगर आप कहेंगे भी तो भी जनता देखेगी कि वो क्या भरोसा कर रही है आपको पर या फिर नहीं। ढींगरा साहब, भाई साहब मैंने किसको धमकी दी पहले तो ये बताएं। मैंने तो कहा ही नहीं कुछ भी, मैंने कहा 2 महीने बाद जनता बता देगी, ये धमकी होती है?
मैंने ये कहा कि 2 महीने रह गए चुनाव को, उसके बाद जनता बता देगी। तो ये धमकी तो नहीं है, ये तो जनता बताएगी ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने ये कहा, अगर आप इसको धमकी मानते हो बताइए, हद हो गई। धमकी तो ढांडा जैसे इनके मंत्री दे रहे थे, आज वो दे रहे थे धमकी। वो कह रहे थे कि जो राहुल गांधी है वो क्या बोल रहा है, वो तो राहुल गांधी को धमकी दे रहे थे सीधे। और जो जेजेपी वाले जो इनके सुप्रीमो है अजय चौटाला जी, वो तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आप इनकी धमकियां सुनो। ये INLD वाले ने तो बंदूक ही लगा दी थी विधानसभा में, हम तेरे ऐसे बंदूक को सिर पे लगा देंगे, वो होती है धमकी। तो ये INLD वालों ने करा था। ये ABC टीम में है भाई साहब, आपको समझ नहीं आ रही। हम ऐसी प्रवृत्ति के लोग ही नहीं है, हम तो किसी को धमकी देते ही नहीं ना। हमारी धमकी का कोई मतलब है, मैं डरने वाला नहीं हूं ढींगरा साहब, क्योंकि आपकी सरकार में भी मैंने पत्रकारिता की और मौजूदा सरकार में भी मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। अगर आपने धमकी दी भी या नहीं भी दी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं केवल मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। जनता के बारे में बताइए, क्योंकि अगर आप उससे वादा कर रहे हैं, ढींगरा साहब मेरा प्रश्न सुनिए, मैं उसी से बिल्कुल बाहर निकल रहा हूं, मुझे उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं ढींगरा साहब की जनता से जो आप वादा कर रहे हैं, इस बार जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी, क्योंकि आप सत्ता में रहे हैं। देखिए, हमने 10 साल जो सरकार चलाई थी ना, उसके अंदर 2300 करोड़ बजट था जब हम आए थे, और जब हम गए थे 68,000 करोड़ बजट था। हमने काम करके दिखाया था, तभी 2300 करोड़ का 68,000 करोड़ बजट गया था। ये कोई ऐसे ही नहीं जाता, काम करना पड़ता है उसके लिए। इनकी तरह नहीं है हवाबाजी करनी पड़ती है, हवाबाजी से नहीं बजट बढ़ता है, हवाबाजी से काम नहीं होता है। और कोई वर्ग नाराज नहीं था, आज हर वर्ग नाराज है। आपको समझ नहीं आ रहा, और नहीं समझेंगे तो फिर जनता समझाएगी ना। मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं, फिर इसको धमकी ना मत कहना। और मैं आपको फिर कह रहा हूं ये बात कि अभी जो INLD के महोदय बोल रहे थे ना, इनकी मात्र 1.74 जो % वोट आई है लोकसभा के अंदर, ये भी हमें धमकी दे रहे, ये भी हमें कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मेहनत ही नहीं करी भाई, वो तो नाराजगी का वोट मिला ढींगरा साहब आपको। सुनिए, जब गड्ढे खोदा करते थे ना लिबर्टी के बाहर और लोगों से फिरौतियां लेते थे, उस समय मालूम है इनको जनता ने अपने आप ही 0 कर दिया। और दूसरी बात, राज्यसभा की टिकट के अभी मैं बताता हूं ना, सीधी बीजेपी को वोट दी इन्होंने। ये ABC टीम वो में अशोक खेमका और भूपेंद्र हुड्डा, वोट दी इन्होंने। वो अशोक खेमका ने वाड्रा साहब का नाम ऐसी थोड़ी उजागर किया है, जो है इनके साथी दल है। खेमका जी ने वाड्रा जी का नाम ऐसी थोड़ी उजागर किया है। इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन ढींगरा साहब, वो कांग्रेस की मेहनत का वोट नहीं है, वो नाराजगी का वोट मिला है आपको। आपने कोई मेहनत नहीं करी या कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं किया जनता ने? अपने काम का वोट मिला है। लोगों ने हमारे 10 साल और बीजेपी के 10 साल का हिसाब किताब लगाया हरियाणा के अंदर। हरियाणा की जनता जागरूक है, वो हर चीज को समझती है, इसीलिए इनके वोट कम हुए हैं। और मैं आपको और बता रहा हूं, जिन 5 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल की है, उनके ऊपर वोट परसेंटेज चेक कीजिए, इनका कितना डाउन गया है। उनके ऊपर वोटें देखिए, इनका कितनी डाउन गई हैं। और वो भी इनकी और 3 सीटें और जाती, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट थे वो देर बाद डिक्लेयर हुए। राज बब्बर जी देर बाद डिक्लेयर हुए। इस बार राव इंद्रजीत जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, सड़कों में उनके पसीने निकल आए वोट मांगने के लिए। और अगर थोड़े से इलाका उनको वोट जो है ठीक है, लेकिन ढींगरा साहब भाई, ऐसे तो बीजेपी भी कहेगी ना बहुत सारी सीटों पर हमारा भी मार्जिन कम रहा। अभी आयुष भाई, मेरी शुरुआत हुई है, अभी मेरी बात पूरी होने दें। आपको एक और बात, हमारी 47.62% वोट आई है, इन्होंने झूठ बोला कम आई है। जब हम गठबंधन में लड़ रहे हैं तो गठबंधन की वोट को गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? 47.67% वोट आई है हमारी, और सबसे सर्वाधिक है पूरे देश के अंदर। आपको यह भी बताना चाह रहा हूं। और दूसरी बात और सुनिए, 42 से करीब ज्यादा MLA जो है वो एक्स MLA हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं इन दिनों के अंदर। और 2-3 एक तो मौजूदा MP बीजेपी का ज्वाइन कर गया कांग्रेस में, और कई एक्स MP। आपने देखा होगा जब 10 सीटों का चुनाव हुआ, इनके ऐसे तो आपके मेयर भी आज ज्वाइन कर गए भाई भारतीय जनता पार्टी। आज मेयर गया, वो टिकट के चक्कर में गया ना, जो तो मौजूदा MP ज्वाइन कर ले, मौजूदा MLA कर ले या मेयर कर ले भाई, चुना हुआ तो वो भी है ना। हमारा सिटिंग MLA है वहां पे, और वहां पे हम टिकट अगर नहीं दे पाएंगे तो कोई जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं उसको, जाने वाले आने वाले चलते रहते हैं। लेकिन हमारे पास 42 एक्स MLA ज्वाइन किया इन दिनों में, और एक बीजेपी का MP ज्वाइन किया। और आपको बता रहा हूं, 10 जब MP की टिकटों का इन्होंने बंटवारा किया था तो 5 हमारे थे जिनको टिकटें दी थी इन्होंने। और मैं ये जनता पे छोड़ूंगा ढींगरा साहब कि आपके ऊपर वो भरोसा करेगी आप नहीं। शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, उस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो दावे हैं, वादे हैं,
कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं, जनता के बीच में ये सारी पार्टियां जा रही हैं। अब ये जनता को तय करना है कि इस बार विधानसभा चुनावों में वो किसको चुनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।